नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों जो प्रश्न करते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, उनके प्रश्नों के जवाब मैं अलग-अलग वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। ठीक उसी प्रकार से आज भी वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न का जवाब देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग करते क्या हैं कि स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं। कई बार आपके प्रश्न का जवाब छूट जाता है, आपको उस प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाता है। इसलिए निवेदन है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। पिछले कई वीडियो में मैंने जिन सैनिक भाइयों के प्रश्नों का जवाब दे दिया है, फिर भी वो बार-बार वही प्रश्न किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन तक ये जवाब पहुंच नहीं पाया। अब जवाब ना पहुंचने का एक और बड़ा कारण है, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपका प्रश्न का जवाब मैं किसी वीडियो के माध्यम से देता हूं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है वीडियो का, और जब नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो आप वीडियो में देखेंगे क्या। इसलिए निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एक प्रश्न का जवाब चाहिए होता है, परंतु कुछ समय के बाद आप दूसरा प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न करते हैं, कम्यूटेशन के विषय में, ग्रेच्युटी के संबंध में। इसलिए यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको अलग-अलग प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में ऐसे अनेक प्रश्नों का जवाब मैं दे देता हूं। इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो आया है, सर मैं रिक्रूट में 2014 में आईएमबी आया था, यानी कि इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आया था, और मेरा नाना केस एएफटी में चल रहा है, क्या मुझे पेंशन मिलेगा? जो भी सैनिक भाई ऐसे हैं जिनका नाना केस बनता है, ऐसी कंडीशन में उनको इस आईएमबी का फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नाना केस का मतलब ये है कि आपकी जो इंजरी हुई है वो मिलिट्री सर्विस के कारण नहीं हुई है, इसलिए इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। हालांकि आप केस कर रहे हैं, हो सकता है आपको इसमें सफलता मिले, परंतु नाना केस के अधिकतर केस मैंने देखे हैं जिनमें उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है, बिलास चौहान जी की आईडी से प्रश्न आया है। लिख रहे हैं, सर मैं भारतीय नौसेना से पेटी ऑफिसर आर्मी के हवलदार के बराबर होता है। 30 अप्रैल 2008 को मेरी टोटल सर्विस 26 साल। क्या मुझे नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? इसके लिए मैं इंटाइटल हूं या नहीं? आर्मी के 17 साल वालों को नायब सूबेदार की पेंशन मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? कृपया उसका समाधान करें। देखिए, आपने जो लिखा है आर्मी के 17 साल वालों को नायब सूबेदार की पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलती है। नायब सूबेदार की पेंशन उस कंडीशन में मिलती है यदि 8 साल में उनका ग्राउंड पे हवलदार रैंक आ जाता है, तो इसके ठीक 8 साल बाद यानी कि 16 साल में उनको एमएसीपी नायब सूबेदार लागू हो जाता है। परंतु 16 साल में नायब सूबेदार फाइनेंशियली अपग्रेडेशन नहीं किया जाता है। 8 साल में नायक, 16 में हवलदार और 24 में नायब सूबेदार, एमएसीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट दिया जाता है। परंतु जिनका प्रमोशन हो जाता है उसके ठीक 8 साल बाद में अगला एमएसीपी प्रमोशन उनको लागू होता है, यदि उनको कोई स्थायी रैंक नहीं मिलता है तो। कृपया इस कंडीशन को आप क्लियर करिएगा, मैं आपको तभी जवाब दे पाऊंगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, ये विदुर गुरुंग आईडी से प्रश्न आ रहा है। लिख रहे हैं, जय हिंद सर, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं। सर मेरा एफएमए का एरियर नहीं मिल रहा है। मैंने एफएमए ही नहीं मिल रहा था। मैं 98 को रिटायरमेंट हूं, तब से एफएमए नहीं दे रहा है, तो मैं ग्रीवेंस देने पर 20 जनवरी 2025 से एफएमए तो मिला शुरू हो गया, लेकिन अप्रैल 98 से 2025 तक का एरियर नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका रिटायरमेंट 1998 में हुआ है, आपने कई बार ग्रीवेंस डाला है, उसके बाद में जब आपका एफएमए शुरू हुआ है तो वो 2025 से शुरू किया गया है। आप चाहते हैं कि आपका जो एफएमए है रिटायरमेंट की डेट से शुरू किया जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने एफएमए लिया ही नहीं है। इसके लिए आप ग्रीवेंस दोबारा से डालिएगा और क्लियर करिएगा कि सर जब मुझे रिटायरमेंट डेट से एफएमए लागू है तो मुझे यह 2025 से क्यों दिया गया, बैक डेट से इसका एरियर दिया जाना चाहिए और लागू आपको रिटायरमेंट डेट से ही करना चाहिए। आप दोबारा से ग्रीवेंस डालिएगा, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। एक और साथी ने प्रश्न किया है, अधिकतर सैनिक भाई यही प्रश्न करते हैं, सर मैंने कई बार आपसे प्रश्न किया है परंतु आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।
जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब ना करने के कारण उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, और वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उनके प्रश्न का जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, आप प्रश्न करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके प्रश्न का जवाब दे दिया जाता है, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न का जवाब दे दिया जाता है, फिर भी आपको अपने प्रश्न का जवाब प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, ये विजेंद्र सिंह जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है, लिख रहे हैं सर मैंने डीएससी में 9 साल 7 महीना सर्विस किया है, पेंशन मिल सकती है क्या? देखिए, जो भी ऐसे सैनिक भाई हैं जिन्होंने डीएससी में 15 साल सर्विस किया है, 12 साल सर्विस किया है, 9 साल सर्विस किया है, इसकी कंडीशन क्या बनती है? क्या आपकी एज पूरी हो चुकी है इसलिए 9 साल 7 महीने में ही आपको डीएससी से पेंशन आना पड़ रहा है, या कोई और कंडीशन है? कृपया मुझे स्पष्ट करिएगा। यदि आपकी सर्विस पूरी हो रही है, आपकी एज हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में आपको डीएससी की सर्विस पेंशन मिलेगी, और इसके अलावा अन्य कोई कारण है तो आप जब स्पष्ट करेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा। इसके अलावा पवन कुमार जी की आईडी से प्रश्न आया है, लिख रहे हैं सर मैं 17 साल सर्विस करके आया हूं, मैं कम्यूट लिया हूं और 8th पे कमीशन में क्या बेसिक बढ़ने पर कम्यूटेशन दोबारा मिलेगा? देखिए, जो भी सैनिक भाई, मैं स्पष्ट कर देता हूं, इन्होंने लिखा भी है कि मैं 1997 यानी कि 1997 को सेवानिवृत्त हूं। जो सैनिक भाई जिनको रिटायरमेंट हुए 15 साल से अधिक का समय हो गया है, यदि अब 8th पे कमीशन में उनकी पेंशन में रिवीजन होगा, उनकी बेसिक में रिवीजन होगा, ऐसी कंडीशन में उनको कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को दोबारा से कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी दी जाती है जिनके रिटायरमेंट हुए अभी 15 साल भी नहीं हुए हैं। मान लीजिए किसी सैनिक का रिटायरमेंट 2015 में हुआ है, अब 2026 में जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा, लागू चाहे जब भी हो लेकिन 2026 से लागू इसे किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में उनकी पेंशन में रिवीजन होगा, पेंशन में रिवीजन होगा तो कम्यूटेशन की राशि भी उनको क्रेडिट की जाएगी और ग्रेच्युटी का भी अमाउंट कुछ क्रेडिट किया जाएगा। एक और प्रश्न है, सुमन नेगी जी की आईडी से प्रश्न आया है, लिख रहे हैं सर मुझे ये बताएं 2006 से पहले लास्ट रैंक में क्या 10 मंथ सर्विस मैंडेटरी थी? बिल्कुल, पहले नियम कुछ ऐसे हुआ करते थे कि अब ऐसा नहीं है, परंतु पहले ऐसा था नियम कि जो भी आपका रैंक है उसमें 10 महीने आपको अनिवार्य होता था सर्विस करना, परंतु किन्हीं कारणों से यदि 10 महीने से पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया है, प्रीमेचर आप आ गए हैं, ऐसी कंडीशन में आपको डाउन रैंक का पेमेंट दिया जाता था। मान लीजिए आप हवलदार बन गए और हवलदार में आपने 3 महीने सर्विस किया या 5 महीने सर्विस किया, आपको हवलदार की पेंशन ना मिल करके नायक की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जितेंद्र जीटी आईडी से एक प्रश्न आया, लिख रहे हैं सर मैं 15 साल सर्विस करके एमएससी पीपीओ से रिटायर्ड हुआ हूं, लेकिन मेरे पीपीओ में लीडिंग रैंक शो कर रहा है और मेरी बेसिक 21,988, क्या ये सही है? प्लीज रिप्लाई। आपने बिल्कुल सही लिखा है। देखिए, स्पर्श पीपीओ में बहुत से सैनिक भाई मुझसे यही प्रश्न करते हैं, उनकी यही अधिकतर समस्या रहती है। मान लीजिए कोई एमएससीपी नायब सूबेदार का पेंशन ले रहे हैं, पे लेवल ले रहे हैं, अब वो कहते हैं कि मेरे स्पर्श पीपीओ में एमएससीपी नायब सूबेदार क्यों नहीं लिख के आ रहा है, एमएससीपी हवलदार लिख के क्यों नहीं आ रहा है? आपका एमएससीपी रैंक आपके पीपीओ में मेंशन नहीं होता है, सिर्फ पे लेवल से ही दर्शाया जाता है कि आपको उस रैंक का पेमेंट मिल रहा है। इसके अलावा जो आपका स्थायी रैंक है वही स्पर्श पीपीओ में मेंशन होगा। एमएससीपी के कॉलम में आप जब पुराना पीपीओ उठा के देखेंगे या डिस्चार्ज बुक उठा के देखेंगे, अन्य जगह एमएससीपी नायब सूबेदार, एमएससीपी हवलदार, एमएससीपी नायक लिखा होगा, परंतु पीपीओ के अंदर जो है वो आपका स्थायी रैंक ही लिखा जाता है। फाइनेंशियली अपग्रेडेशन का पता सिर्फ आपको पे लेवल के माध्यम से चलता है, और आपको लीडिंग रैंक शो कर रहा है। लीडिंग रैंक इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि वो आपका स्थायी रैंक है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर जी आईडी से प्रश्न आया है, सर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है या नहीं, कैसे पता कर सकते हैं? जो भी सैनिक भाई पेंशन ले रहे हैं उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर में
इसके अलावा प्रत्येक महीने मिलने वाली पेंशन स्लिप में एफएमए के नाम से एक ऑप्शन शो करता है, जहां पे आपका सर्विस पेंशन का डिटेल रहता है। उसी के जस्ट नीचे आपको एफएमए लिख करके, उसी के जस्ट नीचे आपको एफएमए 1000 रुपए लिखा रहता है। यदि ये 1000 रुपए आपकी पेंशन स्लिप में या पेंशन पेमेंट ऑर्डर में शो कर रहा है, तो मान लीजिए आपको इसका बेनिफिट प्रत्येक महीने मिल रहा है। यदि नहीं लिख के आ रहा है तो आपका नहीं आ रहा है, और इसके लिए आप ग्रीवेंस डाल करके समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा विलास चौहान जी ने दोबारा से प्रश्न कर दिया है, यही सर जी, मैं भारतीय नौसेना से पेटी ऑफिसर आर्मी के हवलदार रैंक से रिटायर हुआ हूं। मुझे ग्रेचुटी के बारे में पता करना था। ग्रेचुटी का पैसा कितना मिलता है और बहुत कम मिला है। मैं 30 अप्रैल 2008 को रिटायर हूं। मुझे एमएसीपी नहीं मिली है, कृपया बताएं। कोशिश करें, कृपा करें। मुझे बेसिक पेंशन कितनी मिलनी चाहिए, बेसिक कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं सूचित करें। मुझे 39,760 पेंशन मिल रही है, क्या यह सही है? देखिए, आपने टोटल पेंशन लिखा है। यदि आप बेसिक पेंशन लिख देते तो मैं आपको यहाँ पर बता देता, परंतु ग्रेच्युटी के संबंध में जो आपने प्रश्न किया है, ग्रेच्युटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप पुराने पेंशनर हैं, 2008 में आपका रिटायरमेंट हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप सीपी ग्राम पर शिकायत डाल करके अपनी इस समस्या का समाधान ले सकते हैं। सीपी ग्राम एक इतना अच्छा ऑप्शन निकल करके आ रहा है पेंशनर के संबंध में। इसमें लाखों लाख पेंशनर्स ने सीपी ग्राम के माध्यम से शिकायत भिजवा करके अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण करवाए हैं। इसलिए सीपी ग्राम के माध्यम से आप जरूर शिकायत डालिएगा, आपको निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। प्रश्न आया है नायक सिंह बीजीआईडी से, प्रश्न आ रहा है, जय हिंद सर, मेरा आसाम राइफल से हवलदार से रिटायर हूँ। 24 साल 1 महीना सर्विस किया है। बेसिक पे 15,500, बहुत कम बेसिक। जैसे आपने दिखाया है कि 24 साल सर्विस किया है और फिर भी 15,500 मिल रहा है। कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा। इतना कम पेंशन तो नहीं मिलना चाहिए, परंतु आपको 15,500 ही मिल रहा है। सर्विस आपकी 24 साल और हवलदार रैंक से रिटायर हैं। बहुत कम आपकी पेंशन। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं, परंतु इसके लिए आप स्वयं भी पत्राचार कर सकते हैं, या पर सीपी ग्राम पर शिकायत डाल सकते हैं, या स्वयं पत्राचार करके इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। मैं एमएसीपी नायब सूबेदार रैंक से रिटायरमेंट हुआ हूँ। 26 साल 27 दिन। बेसिक पे 27,100। अब ऑनरी नायब सूबेदार रैंक आया हूँ। ऑनरी रैंक की बेसिक कितनी होती है? एमएसीपी की ज्यादा होती है या ऑनरी नायब सूबेदार की? रिटायरमेंट 30 सितंबर 2023। देखिए, जो भी हवलदार 24 साल सर्विस करके सेवानिवृत्त होते हैं, उनको या तो ऑनरी नायब सूबेदार रैंक दिया जाता है या फिर एमएसीपी नायब सूबेदार फाइनेंशियली अपग्रेडेशन किया जाता है। जिनको एमएसीपी रैंक दिया गया है, उनको उनके पीपीओ में हवलदारी मेंशन रहता है, परंतु पे लेवल के माध्यम से उनकी बेसिक को बढ़ाया जाता है, और इसमें उनको एमएसीपी नायब सूबेदार की जो पेंशन है वो रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर होती है। वहीं पर दूसरी तरफ ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार एक रैंक है। आप हवलदार रैंक से रिटायर होते हैं, इसके बाद में ऑनरी नायब सूबेदार मिलता है। बाकायदा आपकी पीपीओ में ऑनरी नायब सूबेदार रैंक के कॉलम में लिख करके आएगा और पे लेवल भी बढ़ जाएगा, परंतु बेसिक पेंशन एमएसीपी नायब सूबेदार से कुछ रुपए कम रहती है। ऑनरी नायब सूबेदार पिछले वर्षों में जो भी सैनिक भाई रिटायरमेंट होके आए हैं, जब एमएसपी लागू नहीं था, उनकी पेंशन में कुछ इसी प्रकार से बेनिफिट देखने को मिलता था, परंतु जब से ये एमएसपी आया है तब से एमएसपी स्कीम के तहत उनको विशेष बेनिफिट हो रहा है। जो एमएसपी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जा रही है। हालांकि ये भी एक विसंगति है, पहले जो पेंशनर आए थे उनको एमएसपी नहीं मिल रहा था, और अब जो पेंशनर आ रहे हैं उनको एमएसपी मिल रहा है, जिससे उनकी पेंशन में अंतर है, और वो इस अंतर को कई बार अपना व्यक्त कर चुके हैं, परंतु उनकी पेंशन में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा गौरव कुमार जी की आईडी से प्रश्न आया, लिख रहे हैं, सर प्री 2006 हवलदार नायक लेस देन 10 मंथ्स ऑफ सर्विस इन द रैंक ऑनरी नायक हवलदार गेटिंग लोअर रैंक पेंशन।
वही प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है। जिन सैनिक भाइयों ने किसी रैंक में 10 महीने से कम सर्विस की है, उनको डाउन रैंक की पेमेंट या पेंशन दी जा रही है। जिन्होंने 10 महीने या 10 महीने से अधिक सर्विस की है, उनको उस रैंक की पेंशन दी जा रही है। मान लीजिए कोई हवलदार बने और उन्होंने हवलदार रैंक में 5 या 6 महीने सर्विस करके या 9 महीने सर्विस करके प्री मेचर ले लिया। ऐसी कंडीशन में उनको हवलदार की पेंशन ना मिल करके डाउन रैंक की पेंशन मिलेगी। किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अपनी पेंशन संबंधी समस्या के समाधान के लिए आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास आकर के भी समाधान कर सकते हैं, सीपी ग्राम के माध्यम से भी समाधान करवा सकते हैं। इसके अलावा जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी आपका समाधान हो जाएगा। आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपनी पेंशन के संबंध में पत्र भिजवाइएगा, आपका निश्चित तौर पर समाधान होगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।